प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, ये कैसे आता है? देखिए, कांग्रेस के सभी इतिहास में आप काम देखें तो उन्होंने भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, धर्म के आधार पर और अब तो आपकी और मेरी स्किन के कलर के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर भी उन्होंने भेदभाव किया है। अब मुझे मालूम नहीं आपका क्या है, पर मैं तो महाराष्ट्र हूं, तो मैं किस कैटेगरी में आता हूं वो आपके व्यूअर्स को बता देना। पर कितना दुर्भाग्य है कि इन्होंने जीवन भर इस प्रकार से लोगों को बांटने की कोशिश की है। इनकी हर योजना में भी लोगों को बांटा जाता था। आखिर सच्चर कमेटी क्या थी? लोगों को एक एक स्टेट में पूछताछ करने निकाला था कि आपने मुसलमानों के लिए क्या स्पेसिफिक पॉलिसी या स्कीम निकाली है। और कितना मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण था कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का प्रोजेक्ट बनाएं तो क्या, या रेलवे को एक्सपैंड करें तो क्या उसमें यह तय किया जाएगा कि इसमें कितने % मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा उस रोड को इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे ही अगर आप देखें तो कर्नाटक में या उनके राज्यों में उन्होंने बात की है कि मुसलमानों के लिए आरक्षण देना चाहिए। अब ये सब बातें तो मुस्लिम लीग किया करती थी। तो इनके करनी में और इनके कहनी में जो मैनिफेस्टो था और इनके काम जो है, इनके राज्य सरकार जो थोड़ी बहुत रह गई है, उसके काम को देखते हुए और जिस प्रकार से लगातार प्रभु श्री राम का अपमान करना, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करना, राम सेतु के, राम के अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह लगाना, कोई कांग्रेस के नेता कहे कि हमें राम मंदिर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, इस प्रकार के जब बयान सब आते हैं और उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि ये लोग बात कर रहे हैं कि देश के रिसोर्सेज का पहला हक एक धर्म का, एक समुदाय का होना चाहिए, तो इससे ध्यान में आता है कि ये मुस्लिम लीग की तरह बात कर रहे हैं। ये ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर मुसलमानों को दे देंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कहां से? ये तो सुप्रीम, ये हम तो रूल ऑफ द लॉ में विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तय कर रखी है सीलिंग। उस सीलिंग में आज ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन बांटी हुई है। और मंडल कमीशन रिपोर्ट तो कब से आई थी, पर कांग्रेस ने कभी लागू नहीं की थी। एक गैर कांग्रेसी सरकार आनी पड़ी जिसने मंडल कमीशन से ओबीसी को आरक्षण दिया। अगर आप देखें तो हमने जब आरक्षण इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को दिया तो वो भी हमने आउटसाइड द ओबीसी SC ST कोटा दिया, जिससे उसको टच नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि सोशल और इकोनॉमिक कारणों से जो रिजर्वेशन है वो एक सीमा तक हो सकती है, और उसमें अगर ये मुसलमानों को जोड़ते हैं तो मुस्लिम धर्म में तो सोशल बैकवर्डनेस का सवाल उठता ही नहीं है कि उसमें तो कास्ट सिस्टम है ही नहीं। तो स्वाभाविक रूप से एक तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बात, ये देना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर उसको देने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ओबीसी या SC ST की रिजर्वेशन छीन के ये रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। तो अगर एक धर्म के आधार पे रिजर्वेशन ये देना चाहे किसी को भी, और उसके लिए ओबीसी SC ST की रिजर्वेशन को छीन ले, ये कदापि ये देश स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग जो है, नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते अगर उनके साथ ED, CBI और EVM ना हो। इसका साथ लेकर ही वो मैच फिक्सिंग करते हैं और चुनाव जीतते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? EVM में कर्नाटक में वो चुनाव जीते या तेलंगाना में जीते तो उन्हें तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए कि EVM के चुनाव रिजल्ट्स गलत है। तो उन्होंने रिजाइन करके डिमांड करना चाहिए कि हम सरकार बनाने का बहिष्कार करते हैं, हम तो बैलेट बॉक्स वापस चाहते हैं और उसके बाद ही चुनाव में आएंगे। बार बार तय कर लें भाई क्या उनके मन में कल्पना है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो इमोशनल और ब्लैकमेल करते रहते हैं कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में गया तो बड़ी डेमोक्रेसी सेव्ड, सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ। और कभी रामलला का मंदिर के हक में गया कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए
तो तब ये सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। ईवीएम का भी फेवर में आया। ईवीएम का भी फेवर में आया, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय हुए। और कितनी सिली बात है कि आज जो लाखों ईवीएम्स देश भर में इस्तेमाल होती है, दे आर नॉट इवन इंटरकनेक्टेड ऑन द नेट। मतलब इनका इतनी सोच ओछी है, मतलब आई वुड से इट इज बिलो कंटेम्प्ट टू इवन इमेजिन कि देश में 12 लाख से अधिक कितने ईवीएम चलती हैं, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। तो अगर किसी प्रकार का भी कुछ गलत काम हो तो 12 लाख ईवीएम्स को टैंपर करना पड़े, और उस हिसाब से अगर चले तो विपक्ष की किधर भी कोई सरकार या कोई चुनाव में जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। तो बड़ा सिली नैरेटिव है। पहले से जानते हैं कि हारने वाले हैं, तो अभी से ग्राउंड्स बना रहे हैं कि क्या नैरेटिव क्रिएट करेंगे जिससे राहुल गांधी की हार है, इससे बचाने के लिए ये ईवीएम की हार है। कल को बोल देंगे शरद पवार की वजह से हार गए, कल बोल देंगे उद्धव ठाकरे की वजह से हार गए, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार को बचाना है। रही बात ईडी सीबीआई की, मैं समझता हूँ कानून अपना हिसाब से चलता है। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। आपने भ्रष्ट काम किए तो आप पकड़े गए। अगर इफ यू गॉट कॉट विद योर हैंड इन द टिल तो कानून अपना काम करेगा ही। पर एक बात तो है पीयूष जी की ज्यादातर जो केसेस ईडी के जो रेड्स हो रहे हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज में ही हो रहे हैं। अभी एक नेशनल न्यूज़पेपर ने एक रिसर्च भी किया था, उन्होंने देखा कि करीब 25 नेता जो बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों में चले गए, उनमें से 23 नेताओं के खिलाफ या तो केस ड्रॉप हो गए या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो इसको कैसे देखें? मुझे लगता है कि लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, लॉ टेक्स इट्स ओन टाइम ऑल्सो। पर हमारी सरकार किसी केस में इंटरफेयर नहीं करती है। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, इनको अपना काम करना है। और मुझे लगता है बिफोर वी टेक एनीबडी इन आवर पार्टी, हम ये भी देखते हैं कि किस व्यक्ति के ऊपर कैसा केस है और वेदर वो व्यक्ति हमारी पार्टी के इथॉस में फिट होगा कि नहीं। अगर किसी ऐसे कितने लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं जिनको हम नहीं लेते हैं हमारी पार्टी में, अगर हमें लगता है कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड ऐसा है कि हम हमारी पार्टी में नहीं ले सकते। और अगर उनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, आपकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो नहीं दबाए जाएंगे? वो तो कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। ऐसे कोई केस हमारी वजह से बंद हो जाएंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि ये एजेंसीज इंडिपेंडेंटली चलती है, कोई हमारे कहने पे नहीं चला सकता। एक और नैरेटिव जो थोड़ा यहाँ पे चला है चुनाव में पिछले कुछ चरणों में, वो रहा है इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव। और उसमें शुरू में ये हुआ कि ये भारत वो भारत नहीं है जो तमाशा देखता रहेगा खड़ा होके, घर में घुस कर मारेगा। कुछ ये भी बातें चली थी, कुछ गार्डियन में एक फॉरेन पब्लिकेशन, उसमें आर्टिकल भी आया था कि कुछ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ 20 टेररिस्ट को पाकिस्तान के सॉइल में मारा। तो ये सब, इन सब पे टिप्पणियां भी हुई हैं हम लोगों ने। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मणिशंकर अय्यर जी ने अभी आके कहा कि जो है पाकिस्तान के संग हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसे में उनको ये नहीं समझना चाहिए कि उनके पास एटम बॉम्ब है, वो भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी एक तरीके से तुष्टीकरण का ही नैरेटिव है। देखिए, भारत में बहुत स्पष्ट नीति है कि ना हम दूसरे देशों के राजनीति में इंटरफेयर करते हैं, ना दूसरे देशों ने हमारी राजनीति में इंटरफेयर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पुराने जमाने में हमारी कमजोर सरकारें रही हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। टेररिस्ट हमारे देश में, और मैं तो मुंबई का हूँ, मुंबई में आके जिस प्रकार से हमें टेररिस्ट हैव हेल्ड अस टू रैंसम, और कितने हमने हादसे देखे हैं मुंबई में, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो या टेरर अटैक हो 2008 का। ऐसी परिस्थिति में ये जो निहत्ती सरकारें कांग्रेस ने इस देश को दी, उसका जरूर हर देशवासी को दुख है। और आज हर देशवासी को गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालाकोट में स्ट्राइक किया या उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक किया। एक बार देश का मनोबल बढ़ा, देश को सुरक्षा का एक माहौल मिला, देश में हर एक व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। और ये बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में। एक महिला ने मुझे देखते ही कहना शुरू किया, आप मेरी बात मोदी जी तक पहुंचाइए, क्या हम बहुत खुश हैं, मोदी जी को ही वोट करेंगे। और मैं एक महिला के नाते कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ आज भारतीय होने में। और फिर लंबा उन्होंने एक बड़ा ओजस्वी, बहुत एक्साइटमेंट के साथ 1-1.5 मिनट तक मुझे सुनाती रही कि मोदी जी को ये बताना, मोदी जी को ये बता। तो आई टेल यू, आज मूड ऑफ द नेशन है कि भारत को फाइनली स्वाभिमान मिला है।
जी। भारत अब झुकने वाला नहीं है किसी के साथ। ये जो नई सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आई है भारतवासियों में, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता का ये भी एक बहुत बड़ा कारण। ऑपोजिशन का कहना है कि पाकिस्तान को तो आंख दिखाते हैं, मगर जब चाइना की बात आती है तो उस पर जो है सीधा कोई जवाब नहीं देते हैं। तो चाइना ने हमारी जमीन हथिया ली, उस पर हमारा कोई, उस पर आप लोगों का। राहुल जी, हमारी जमीन चाइना ने बीजेपी के समय नहीं हथियाई थी, कांग्रेस के समय हथियाई थी। वो तो कांग्रेस कटघरे में, और कांग्रेस ने जवाब देना है कि हमारी जो जमीन चाइना ने उनके समय ली, जिस युद्ध को हम हारे कांग्रेस के समय, उसका जवाब तो दे पहले कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासन में भारत की सीमाएं सुरक्षित है। भारत के सेनानियों का, हमारे आर्म फोर्सेस का, सुरक्षा बलों का हौसला भी बुलंद है। आज मुंह तोड़ जवाब देते हैं अगर कोई हमारी तरफ आंख भी उठा के देखता है। पैंगोंग वैली का आपको याद होगा कैसे हमारे जवानों ने एकदम जवाब दिया, और एक व्यक्ति नहीं वहां अपने मोर्चे से हटा। आज उनको हमने इक्विप किया है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, विद द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट। कांग्रेस के समय में तो आपको ध्यान होगा कि हमारी इक्विपमेंट या हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इतनी वीक हो गई थी जी। तो आज तो हमारे सेना बलों को नया हौसला बुलंद हुआ है। एक और मुद्दा जो इस चुनाव में आया है, और वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें जो जनसंख्या का उन्होंने एक एनालिसिस किया, उसमें देखा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन 1950 से 2015 के बीच में करीब 43% बढ़ी है, उसका इजाफा हुआ है। हिंदू पॉपुलेशन एट द सेम टाइम जो है करीब 7.8% गिरी है। ये इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? वापस आप लोग सरकार में आएंगे तो क्या कदम उठाएंगे, कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई कदम उठाएंगे क्या? ये समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन भारत की जनता ने इस विषय के ऊपर गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, मीडिया में डिबेट होनी चाहिए इस विषय के बारे में। और लोगों ने सोचना पड़ेगा कि क्या ये देश का जो बैलेंस है ये गलत दिशा में जा रहा है, क्या इसका परिणाम होगा आगे चल के। आज के दिन आप अगर दुनिया भर में चारों तरफ देखें तो कई देशों में चिंता का विषय उभर रहा है, और कई देश अपने अपने इस प्रकार के चेंज इन डेमोग्राफी के ऊपर चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कई लोग तो कानून भी ला रहे हैं जी। पर भारत एक ऐसा देश है जो इंक्लूसिव है, हम सबको लेके साथ में लेके चलते हैं। हम लोग आज मुंबई में हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। अहम स्टेट है इस चुनाव में, ये आप मानेंगे। पिछली बार आप लोग शिवसेना के साथ थे, 48 में 41 सीटें यहाँ मिली थी। इस बार थोड़ी खिचड़ी है, दो दल टूट गए हैं, एक दल आपके साथ है, एक दल प्रधानमंत्री डुप्लीकेट शिवसेना बोलते हैं। तो इसको इस बार आप कैसे देखते हैं? 28 सीटों पर आप लड़ रहे हैं और 23 सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की आई थी। क्या ये डिफेंड कर पाएंगे? क्योंकि बिग पिक्चर में महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा गया जी। मुझे अभी तक याद है कि हमारे यहाँ के एमपी को, शिवसेना के एमपी को जिताने के लिए मैं गली गली में घुमा हूँ। हर एसोसिएशन और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की मीटिंग्स में लोगों को कहा है कि आप मोदी जी को देख के वोट करिए। मोदी जी का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव। शिवसेना के एमपी जीते थे मोदी जी के नाम पे, और वो भली भांति वो सब समझते हैं। ऐसे ही 19 के असेंबली इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, बार बार कहा जाता था, उजागर होता था। कई ऐसे स्टेजेस पे पब्लिक मीटिंग्स में जहां उद्धव ठाकरे जी भी बैठे रहते थे तो ये कहा जाता था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना है इस चुनाव। उसके बाद विश्वासघात उद्धव ठाकरे जी ने किया, मोदी जी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ। आखिर हमारा गठबंधन था, गठबंधन ने वोट लिए थे, मेजॉरिटी ली थी, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा थी किसी ना किसी तरीके से मुझे मुख्यमंत्री बनना है और शायद अपने लड़के को स्थापित करने की जो चाहत थी, उस लालच में उन्होंने त्याग दिया बाला साहेब ठाकरे का हर एक वो असूल जिसके लिए शिवसेना खड़ी हुई थी। हिंदुत्व को त्याग दिया उन्होंने। बाला साहेब ने जो बड़ा फेमस उनका वाक्य है कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा
लेकिन कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा, उसको त्याग दिया। और तुष्टीकरण की राजनीति के साथ उद्धव ठाकरे जी जाके राहुल गांधी की गोद में बैठ गए। मैं समझता हूं कि शिवसेना के अंदरूनी इसका काफी गुस्सा था। एमपी एमएलए भी देख रहे थे कि उनका अगली बार कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इस प्रकार से। और इस परिस्थिति में लगभग पूरी शिवसेना ने तय किया कि हमें नेता बदलना पड़ेगा। और जब नेता बदला, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को नेता बनाया, तो कुछ लोगों ने तय किया कि वो पार्टी के बाहर रहेंगे। उद्धव ठाकरे जी एक स्प्लिंटर ग्रुप बन के रह गए। कुछ 2-4 सीनियर लीडर्स ही हैं उनके पास, बाकी पूरे एमपीज एमएलएज अधिकांश तो ओरिजिनल शिवसेना के साथ ही। तो ये कोई स्प्लिट नहीं है, शिवसेना इज इंटैक्ट, छोटा स्प्लिंटर ग्रुप बाहर है। वैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार इज द नेचुरल लीडर। शरद पवार अपनी लड़की को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को त्याग दिया। नहीं तो 14 में भी बीजेपी के साथ गए, 17 में जाना चाह रहे थे, 19 में गए और फिर बैक ट्रैक किया। ऐसा नहीं लगता कि कुछ सिंपैथी हो सकती है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की? सिंपैथी तो मोदी जी और फडणवीस के लिए होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल धोखा तो इनको दिया गया, बैक स्टैप तो इनको किया गया, विश्वासघात तो मोदी जी और फडणवीस जी के साथ हुआ। तो इफ एट ऑल सिंपैथी होगी तो अधिकांश लोगों में इनके लिए सिंपैथी होगी, कुछ मात्रा में अजीत पवार के लिए सिंपैथी होगी, जिसको पॉन बनाया गया